पोजीशन अच्छी हो गई ना। करें शुरू। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा आयोजित यह तिरंग सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में वेबिनार भी कहते हैं, इसमें उपस्थित भाइयों और बहनों, कुछ समय पूर्व अनिल जी से और बहन ममता से आप सब कार्यकर्ताओं को जोड़ने, बात करने और सबकी जो भी सक्रियता है उस सक्रियता को और अधिक सक्रियता में बदलने के लिए आपस में अपने अपने स्थान पर बैठे होने पर भी बिना किसी औपचारिकता के कम से कम समय में जीरो बजट का ये कार्यक्रम कर लिया जाए, इसी कारण से आज हम सब मिल रहे हैं। इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस नेचर से नहीं है, ये मनुष्य निर्मित है। इसलिए इसके मार्के पर लिखा हुआ है चीन वुहान लैब के अंदर निर्माण हो रहा वायरस, यानी यह चीनी माल है। वायरस उनके हाथ से फिसल गया, इसलिए ये अधमरा वायरस है। आधा जिंदा है, आधा मरा हुआ है, इसलिए बहुत तकलीफ़दायक है। ये वायरस विदेशी लोग जो चीन में गए, चीन के लोग जो दुनिया के देशों में गए, उनके द्वारा तेज़ गति से फैलता गया और आज लगभग दुनिया के अधिकांश देश इसकी चपेट में हैं। जो बड़ी सभ्यताएं मानी जाती थी, ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, फ्रांस, स्पेन है, जर्मनी, जापान है, रूस, चीन है, ईरान है, सऊदी आदि हैं, ऐसी सब सभ्यताएं जब कोरोना वहाँ पहुँचा तो वह शिक्षित थी, विकसित थी, शक्तिशाली थी। लोगों के मनों में उन सभ्यताओं के बारे में ओपिनियन बड़ी हाई थी, परंतु यह सब सभ्यताएं हाहाकार और चीत्कार करने लगी। लाखों लाख में संक्रमण, हजारों हजार मौत, यह एक दृश्य बन गया। यही संक्रमण भारत की तरफ भी विदेशियों के माध्यम से आया। फरवरी में ही भारत सरकार ने अनेक प्रकार के कदम उठाना शुरू किए, जिससे इस महामारी के वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके। मार्च में लगभग इस पर नियंत्रण भी बन गया था। अकस्मात मुसलमानों की एक तबलीग नाम की जो योजना थी धर्म प्रचार की, उसका मरकज़ यानी सेंटर निजामुद्दीन के अंदर नई दिल्ली में है। वहाँ कोई भी डिसिप्लिन ना मानते हुए ये लोग इकट्ठे हुए। जब तक कार्रवाई होती, ये लोग सैकड़ों स्थानों पर हजारों में चले गए और भारत में भी वायरस अनियंत्रित होकर भारत में भी इसका स्वरूप बिगड़ने लगा और दिन दुगनी रात चौगनी संक्रमण भी बढ़ा, मौत भी बढ़ी। भारत ने भी इसके विरुद्ध जो कदम उठाए
आज दुनिया में भी प्रशंसा है, भारत के अंदर भी लोग कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ना होती, वो सेंसिटाइज होकर देश का मनोबल ना बढ़ाकर कदम नहीं उठाते, तो शायद लाखों लाख का संक्रमण होता, हजारों से लाखों मौत भी होती। कुछ बातें जो आप सबको इसलिए समझनी चाहिए कि आप मिशन लेकर कुछ ना कुछ कार्य इस देश के अंदर कर रहे हैं, और मिशन का एक स्वभाव होता है, वह आदमी को बेचैन करता है और काम करने की ताकत देता है। इतना ही नहीं है, चुनौतियों में, खतरों में और विरोधों में कार्यकर्ता की शक्तियां और कई गुना बढ़ती हैं, और उसको लगता है कि इन सब चुनौतियों, खतरे, संकट, बाधाओं को और पार करके मुझे विजय श्री प्राप्त करनी है। ऐसा संकल्पवान आप सब भाई और बहन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। देखेंगे तो एक दृश्य ये है, जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी विकसित, शक्तिशाली, शिक्षित, होनहार सभ्यताएं थी, वो सब चीत्कार कर उठी, और इसलिए दुनिया में एक डिबेट चल पड़ी है। जो विकसित, शिक्षित, शक्तिशाली सभ्यताएं हैं, उसके मापदंड जो थे वह तो कोरोना महामारी के सामने चकनाचूर हो गए। इसलिए नए मापदंड प्रतिष्ठित करने होंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान में आई कि ये महामारी जब फैली तो इसमें जो मरने वाले लोग थे उसमें 82% लोग मांसाहार करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि मांसाहार ने आदमी की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ वीक की है, उसको ताकतवर नहीं किया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का घनत्व है। वैसे तो जनसंख्या चीन के पास अधिक है, पर चीन के पास जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज भी अधिक हैं। भारत के पास 3.5% धरती है, 16.5% से अधिक जनसंख्या है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व में सबसे बड़ा देश है। इसकी 85% के लगभग भूगोल और जनसंख्या ग्रामीण है, पर्वतीय है, जनजातीय वनों के अंदर रहने वाली है। परंतु ये आश्चर्य हुआ कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे बेटर हुई, और इसलिए 10 लाख पर एक केस, ऐसे इस 98 करोड़ भारतीय जनसंख्या में अभी तक 1000 भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिले। इसका अर्थ है, खोज होने पर यह पता लगा कि यह जो सारा समाज है, जो गरीब है, बेरोजगार है, अपनी जीविका के लिए इधर से उधर जाता है, प्रवासी मजदूर के रूप में घूमता है, पढ़ाई लेने के बाद भी बेरोजगारी के दाहिने पर खड़ा होता है। परंतु कुछ विशेषताएं थी, वो ये थी, यह ईश्वर विश्वासी है। दूसरा, अल्प संतोषी है। जो भी मिला, जितना भी मिला, उसी के अंदर खुश हो रहकर खा लेता है। रोटी के साथ सब्जी मिली, दाल मिली तो खा लेता है, चावल के साथ मिली तो खा लेता है, नहीं तो अपनी रोटी पर गुड़ या प्याज या और ये डालकर नमक तो भी खा लेता है, और इसलिए अल्प संतोषी है। इसका समाज शोषण भी करता है, अपमान भी करता है। इस अपमान और शोषण के बावजूद भी यह अपने जीवन को शांतिपूर्वक निर्वाह करता है। इसी के साथ साथ ये परिश्रमी बहुत अधिक है, और इसलिए अपने परिश्रम से ही अपनी रोटी कमाता है। बेईमानी, मिलावट, घूसखोरी से अपनी रोटी नहीं कमाता है।
और ऐसे जीवन मूल्यों वाला समाज, इसकी पूरी दुनिया में इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक मिली है। इसलिए फूड हैबिट्स इज आल्सो ए लाइफस्टाइल। दुनिया में इस पर भी डिबेट चल पड़ी। मुझे एक घटना स्मरण आती है। मैं चौपाटी मुंबई में था, कुछ लोगों ने मिलने आना था, इसलिए चौपाटी पर समय तय हुआ। वहाँ आए और हम एक दो मेज कुर्सी घेर कर बैठ गए, बातें कर रहे थे और आनंद भी ले रहे थे प्रकृति का और उस चौपाटी की घनत्व का। अकस्मात एक कार आकर रुकी। कार 1.5 करोड़ के आसपास की उस समय रही होगी। उससे एक साहब और मेम साहब उतरे। चेहरे पर रौनक नहीं थी, खुशियां सी नहीं थी, उदासी सी थी। तो इसलिए हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए नज़र उसी तरफ गई। सामने 2-3 पॉलिश वाले बैठे थे। मेम साहब ने और साहब ने पॉलिश करवाई। उसने भी बहुत अच्छी क्रीम क्वालिटी की लगाकर बहुत अच्छे ढंग से चमकाया। जब उनके जूते चमक गए तो आश्चर्य हुआ, उनके चेहरे पर भी खुशी और चमक आ गई। दे फील कि अब वह अपनी ड्रेस से प्रॉपर सिविलाइज्ड, हेल्दी, हैप्पी आदमी लगते हैं, सभ्य लगते हैं। जब चलने को हुए तो उन्होंने पैसा देना था, उसने पैसा मांग लिया। मेम साहब से 100 रुपया, साहब से भी अलग से 100 रुपया। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आप लूट रहे हैं। जब ये वाक्य कहा तो हमारे मन, बुद्धि और शरीर पर एक भाव आया कि ये साहब जो अरबपति हैं, इन्होंने कितना लोगों का शोषण किया है, अपमान किया है और लूटा है। और इस गरीब को, जिसने उनके चेहरे की रौनक बढ़ा दी, खूबसूरती और खुशबू बढ़ा दी, रोशनी बढ़ा दी, उसको, उनको ये नहीं लगा 100 दे देना चाहिए, बल्कि 10-20 और ज़्यादा दे देना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, आज ये समाज का वर्ग घरों में है, कल कारखानों में है, दुकानों पर है, काम धाम करता है खेतों पर। क्या हम सब ये संकल्प लेंगे और लोगों में संकल्प जागृत करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, सम्मानपूर्वक और एक ममता के भाव से, अपनेपन के भाव से उसको भी पगार देंगे। इसलिए अपमान मुक्त, सम्मान युक्त, शोषण मुक्त, ठीक प्रॉपर देते हुए सम्मान के साथ उसको जीवन मिले, इसलिए शोषण मुक्त, सम्मान युक्त भारत। ताकि ये जो गरीब है, बेरोजगार है, अनपढ़ है, इधर से उधर जाता है, उसकी ज़िंदगी में से ये दिन खत्म हो जाएं और भारत तेज गति से दुनिया की शक्ति के रूप में उभरता चला जाए। आज भारत एक ऐसा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर या बाकी नेता दुनिया में सबका हालचाल पूछकर सबको हिम्मत, हौसला, दिलासा, सब्र दे रहे हैं। आप सब दुनिया का एक भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शहंशाह का या राजा का, बादशाह का नाम नहीं ले सकते जो अपने देश को छोड़कर बाकी सब देशों को पूछ रहा हो, उनको दिलासा, हिम्मत, हौसला दे रहा हो। इतना ही नहीं है, संपूर्ण देश का भी चित्र देखेंगे तो मैं और आप किसी पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं लिख सकेंगे विच इज कंसोलिंग द कंट्री, जो सारे देश के किसी भी जाति के, धर्म के, भाषा, भूगोल के और दलों के लोग हैं, और आलोचनाएं होने के बावजूद भी सबको कंसोल कर रहा है, संभाल रहा है, हिम्मत और हौसला दे रहा है। और इसलिए आज के समय के अंदर इस कोरोना महामारी की कसौटी पर भारतीय नेतृत्व, उसकी विशेषता सारी दुनिया ने और भारत ने अनुभव की है। और इसलिए विश्व के और भारत के सब नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
लोकप्रियता में, यशस्विता में नंबर 1 पर दिखते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई मैनिपुलेशन किया, इसलिए कि उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धार कर संकट में, मुसीबत में, खतरों में कॉन्सोलेशन, यह भी एक ट्रीटमेंट है, यह भी एक मेडिसन है, यह भी एक रास्ता है उपचार का, यह सत्य है और आवश्यक है, ये दिखाई देता है। भारत ने कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, इसलिए पीपी किट चाहिए थी जिससे पता लग सके इस वायरस के बारे में। स्वैब चाहिए थी जिसमें उसका अंश लेकर देख सकें कि कंफर्म कर सके ये है। उसके लिए कोई मेडिसन और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी। एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाए जिससे ये वायरस छू नहीं सके और प्रभावी ना बन सके, रिएक्शन ना दे सके। और दूसरा, कुछ मेडिसन भी आए, इसलिए भारत ने प्रतिरोधात्मक क्षमता के कार्डों का निर्माण किया जो भारत में नहीं विश्व भर में आज खूब प्रचारित हैं और लिए जाते हैं। कई तरह की वैक्सीन पर काम करके HCQ आदि का भी निर्माण किया जो आज तेज गति से दुनिया में जा रहा है। होम्योपैथी ने भी अभी एक मेडिसिन बनाई है, प्रतिरोधात्मक मेडिसिन, कि ये बीमारी आए नहीं। दूसरा, आ जाए तो इसका उपचार सफलतापूर्वक हो सके, इसलिए आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने, एलोपैथी की वैक्सीन सिस्टम ने यह सारी औषधियाँ भी तेज गति से निर्माण की हैं और दुनिया भी लगी है। मास्क भी बनने लगे, यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क की बजाय यूज़, वाश, यूज़, ऐसे मास्क कपड़े के बने और हजारों हजार नहीं, लाखों लाख घरों, परिवारों में, संस्थाओं में बने, करोड़ों में बने और वितरित हुए। जब दुनिया ने स्वैब, पीपी किट, कोई मेडिसिन का हिस्सा या कोई और चीज़ दी तो उसने बहुत महंगा मास्क बना बना कर बेचे जो लूट का रूप थे। भारत ने 53 से अधिक देशों को ये सब चीज़ें दी, उसने उसका व्यापार नहीं किया, उसका अनाप शनाप कीमतें नहीं ली, बहुतों को तो वैसे ही देते चले गए। आपद धर्म के अंदर शोषण नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है, बल्कि सहायता और सहयोग होता है। भारत ने दुनिया के अंदर इस विकास के जीवन मूल्य को स्थापित किया। दुनिया में भोग था, लूट थी, किसी भी चीज़ का खूब कमाओ, ये भाव था विकास का। भारत ने उसको सही मापदंड दिया कि विकास वो है संकट में, आपदा काल में, जब देशों की, समाज की मदद की जाती है, ना कि लूटा जाता है, सहायता दी जाती है, ना कि उसकी अनाप शनाप कीमतें बनाई जाती हैं। और इस प्रकार से एक मानवीय जीवन मूल्य विकास में चाहिए, अमानवीय जीवन मूल्य ना हो, इसको भी प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के नाम से एक सुरक्षा कवच डाला। एक दिन का जनता कर्फ्यू आया, ताली थाली घंटी शंखनाद हुआ, ये सब बजे। फिर लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 आए, फिर अब अनलॉक 1 प्रारंभ हो गया। इसमें दीप भी जले। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं कहा करता हूँ डोंट कॉल इट सोशल डिस्टेंसिंग, उसके कारण एक वायरस घुसने का भय रहता है कि आपस में नफरत बने। इसलिए एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि मैन मेड अधमरा वायरस है, इसलिए आदमी से आदमी में संक्रमण करेगा। वो हाथ नहीं मिलाएगा, गले नहीं मिलेगा, दूर से ही नमस्कार के साथ अभिनंदन करेगा, मुस्कुराकर एक दूसरे का स्वागत करेगा। अगर 2-2.5 फुट से ज़्यादा दूरी होगी तो वायरस एक से दूसरे में संक्रमण नहीं कर पाएगा। वो अगर उछलेगा भी तो बीच में ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है कि बड़ी दूर तक संक्रमण कर सके।
ताली थाली इसलिए बजाई, घंटी शंखनाद इसलिए किया। विश्व का विज्ञान इस बात में एकमत है कि जब वायुमंडल के अंदर तरंगों में ध्वनि का बहुमत होता है, ध्वनि का प्रभाव होता है, तो ध्वनि युक्त तरंगों को वायरस सह नहीं पाता है, वो बड़ी तेज गति से मरता है। इसी के साथ साथ जब तरंगों में और वायु के साथ साथ उसका वेग बढ़ता है, उसमें अग्नि का अंश बढ़ता है, तपश बढ़ती है, और साथ में ही उसके अंदर और प्रकाश बढ़ता है, तो वायरस इसको सह नहीं सकता है, वो तेज गति से मरता है। और इस प्रकार से एटमॉस्फेयर को प्रकाश तत्व से, ध्वनि तत्व से, ताप के तत्व से अगर युक्त करेंगे तो वायरस बहुत तेज गति से मरता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। और अगर ठीक फिजिकल डिस्टेंसिंग बना लेंगे तो वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में उछलकर जा ही नहीं पाएगा। ऐसी सारी वैज्ञानिकता के आधार पर, और ये कहा बाहर जाओगे तो मौत है, घर में रहोगे तो ज़िंदगी है। बाहर जाओगे तो प्रदूषण है, घर में रहोगे तो प्रदूषण से मुक्ति है। बाहर निकलोगे तो गंदगी है, घर रहोगे तो गंदगी से मुक्ति है, स्वच्छता आएगी। बाहर निकलोगे तो पर्यावरण न, ये क्या नाम है, आदमी से आदमी में और वायरस संक्रमण करेगा। घरों में रहोगे तो संक्रमण करने की शक्तियाँ घटती जाएंगी, वायरस मरता चला जाएगा। और इस प्रकार से कुछ सहे। और लोगों को इस समय में कहा कमाई नहीं होगी, प्रभु की कृपा है। आप कुछ ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जो महीनों महीने स्वयं भी खा सकते हैं और जो लोगों को भी खिला सकते हैं। ये ठीक है कि मैंने चीज़ नहीं खरीदी इसलिए माल नहीं बिका, पर यह भी सही है मैंने माल नहीं खरीदा इसलिए मेरी बचत भी हुई है। इसलिए जो हमें अनाप शनाप घूमने की, खरीदने की, खाने की आदतें बन गई थी, हर समय टेंशन में रहते थे, एक टेंशन फ्री, खर्च से मुक्त, बचत युक्त एक सहज सरल पारिवारिक जीवन जिएं और परिवार के अंदर तनाव ना हो, झगड़े ना हो, बल्कि आपस की पारस्परिकता में सद्भाव और प्रेम बढ़े। इसका एक प्रयोग कोरोना महामारी में भारत सरकार के उठाए गए कदमों से ईश्वर ने मुझे और आपको अनुभव भी दिया है। जब लाखों लाख गांव-गांव के लोग शहरों से गांव की तरफ चले, प्रथम झटके में कई लाख गए, वो धीरे से ठीक ठाक पहुंच गए। परंतु कुछ पार्टियां जो कुछ भी अच्छा नहीं कर रही थी, अपने वर्कर्स को काम भी नहीं दे पा रही थी, और इसलिए उनके मन में एक ही भाव था कि हर प्रकार से सरकार की निंदा करके, आलोचना करके हम एटमॉस्फेयर को पॉइजन करें। उन लोगों ने और मजदूरों को, लोगों को भड़काकर एक अभद्रता, अस्थिरता और अमानवीय, असंवैधानिक रूप धारण किया। जैसे मार्च के आखिर में चंद मुसलमानों की चलने वाली तबलीग ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना मानकर इस वायरस को और महामारी को और भारत के लिए भी एक चुनौती बना दिया, नियंत्रण से बाहर निकाल दिया। लोगों ने उनके अभद्र, अशोभनीय व्यवहार की निंदाएं की। मेजॉरिटी मुसलमान आगे बढ़ा, उनने कहा तबलीग का ये आचरण इस्लाम विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है। तब जाकर कुछ मामले संभले। आज सारा देश एक बड़ी फौज के साथ खड़ा है। दुनिया की महामारी के इतिहास में कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब किसी महामारी के विरुद्ध फौज खड़ी की गई हो।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा, लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन रक्षक योद्धा, इसकी एक बहुत बड़ी लाखों की फौज खड़ी की। इन लोगों के मनों के अंदर ये भाव भर दिया, जैसे सीमा पर सैनिक लव फॉर लैंड, नॉट लैंड बट मदरलैंड रखता है, उसके लिए जीना मरना पसंद करता है। ऐसे ही कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए और इस वायरस को निपटेंगे, हराएंगे, भगाएंगे और समाज के जन जन की हिफाजत करेंगे। ये तीनों प्रकार की सेवाओं के लोग बड़े उत्साह के साथ, निडर होकर, बेखौफ होकर और खतरे के बीच में इस कोरोना महामारी से जूझने और समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। कई चिकित्सक, कई स्वच्छता कर्मी, कहीं पुलिस अर्धसैनिक बल भी चपेट में आए। कुछ को मृत्यु भी प्राप्त हुई, उनका बलिदान भी हुआ कोरोना महामारी से लड़ते हुए, और कुछ के अंदर संक्रमण भी हुआ, परंतु वो आज भी एक योद्धा के रूप में डटे हैं। किसी की भूख से मौत ना, तो इसलिए एक बहुत बड़ी समाज सेवा योद्धाओं की खड़ी हुई। लोगों ने अन्न दिया, किट्स बनी, वितरित हुआ। लोगों ने राशन दिए, भोजन बने, भोजन के पैकेट्स बने, करोड़ों करोड़ में वितरित हुए। इतना ही नहीं है, दवाइयाँ भी हुई, मास्क बने करोड़ों में, वो भी वितरित हुए। सैनिटाइज़र भी तैयार हुए, वो भी वितरित हुए, सस्ते में बिके। और इस प्रकार से एक समाज सेवी योद्धाओं के रूप में आप सब ने भी भाग लिया है। मैं आपका भी अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज तक दुनिया के अंदर किसी महामारी के विरुद्ध ऐसी अहिंसा भाव से, सेवा भाव से, श्रम भाव से, संकट को खतरा ना मानकर, चुनौती मानकर उससे जूझने के भाव से, समाज की रक्षा करते समय कष्ट भी आया, बलिदान भी हुआ तो स्वीकार है, परंतु इस महामारी के शैतान और राक्षस से भारत को मुक्त करेंगे और देश दुनिया को बचाएंगे। ऐसी एक रक्षक योद्धा, स्वच्छता योद्धा, स्वास्थ्य योद्धा और अल्टीमेटली एक जन सेवी, समाज सेवी योद्धाओं की भी एक बड़ी फौज खड़ी हुई। 3 प्रकार के योद्धा भारत सरकार के और सेटअप में से बने, एक समाज के सेटअप में से बना, और इन सब ने मिलकर मुश्किल से अब तक 4 या 5 मौत भूख से हुई होंगी, इससे अधिक भूख से नहीं हुई। और ऐसे एक दृश्य दिखाई देता है। मैंने ये सब बातें आपको इसलिए रखी, अभी ये कोरोना महामारी और भारत ही नहीं विश्व के अंदर 3-4 महीने और संकट के रखेगी। जून संकटग्रस्त जा ही रहा है, जुलाई अगस्त में भी रहेगा, सितंबर में ये वायरस धीरे धीरे मरता हुआ डिसमिस होने लगेगा। जैसे और वायरस हैं ऐसे ये भी एक वायरस हो जाएगा। इसकी आक्रामकता भी मरती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, परंतु 2-3 महीने इसकी आक्रामकता के रहेंगे। भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है बहुत, और अपना संतुलन खोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हैव्स हैं और जो हैव्स नॉट हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। जैसे और पब्लिक स्कूल, प्राइवेट चलते हैं, अगर उन्होंने 1-2 महीने की, 2.5 महीने, 3 महीने की फ़ीस आधी कर दी तो बच्चों और पेरेंट्स पर भी बोझ कम हो जाएगा। इनको भी इतना मिल जाएगा कि अपना जीवन चला सकते हैं, टीचर्स को पे दे सकते हैं। थोड़ा कमाई कम होगी परंतु जीवन अच्छे से चलेगा। इसी प्रकार से मालिक और किराएदार हैं। इतना बड़ा मकान बनाया, इतना बड़ा मालिक के पास सब कुछ है, किराए आते थे तो उसकी जीविका में और जुड़ता था, परंतु अब ऐसे सारे संकट में मालिक को कमाई हो परंतु किराएदार भी जब कमा नहीं रहा है तो उसका भी कुछ हो, तो कहीं ना कहीं किरायों के अंदर 40%, 50% रिलैक्स करके समझौता 2-3 महीने के लिए कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कोई मकान मालिक भूखा नहीं मरेगा, कोई मकान मालिक जो है बेघर बार नहीं होगा,
किसी के घर के अंदर कोई कोहराम नहीं मचेगा। केवल एक जरा 3-4-5 तरह की चीज़ों के साथ भोजन करते थे, तो 1-2 चीज़ उसमें घटा ली तो किसी को कोई संकट नहीं होने वाला। भगवान ने इस 80 दिनों के अंदर मुझे और आपको सादे भोजन के साथ ज़िंदगी कितनी स्वस्थ गुजरती है। कोई परिवार नहीं होगा जिसका स्वास्थ्य निरोगता की तरफ बढ़कर दवाइयों का बिल कम ना हुआ, क्योंकि बाहर पर्यावरण बढ़ा है, बाहर स्वच्छता बढ़ी है, इसलिए स्वास्थ्य भी लाभकारी हुए हैं। तो मुझे ये लगता है इस प्रकार से भी सोचना चाहिए, हमने इस तरह की सोच बनानी चाहिए। संकट में शोषण वाली नहीं, संकट में किसी को लूटने और चूसने वाली नहीं, एक ऐसा जिससे अपना भी गुजारा चले, उसका भी चल सके। और इसलिए सभ्यता के रूप में, जीवन मूल्यों के रूप में, मानवता के रूप में इस तरह के मार्ग लेने चाहिए। और इसी के साथ साथ जो लोग अपने घरों की तरफ जाना चाहते वो जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के लोगों ने कैसा भी था, किसी तरह का भी रिस्क था, लेकर समाज को भूख से बचाने का बहुत 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 हिमालयन काम किया है। और मुझे लगता है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने और भूख से किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए समाज सेवा का श्रम ना किया होगा, सहायता का काम नहीं किया होगा। और इसलिए आप सब समाज सेवी योद्धाओं को पुनर् मैं अपना प्रणाम करता हूँ। एक बात और कहते हुए मैं समाप्ति की तरफ बढ़ूँगा। आत्मनिर्भर भारत। अब ये भारत की जनसंख्या का जो इतना बड़ा घनत्व है, कभी पाकिस्तान से सीमाओं पर धमकी है, कभी नेपाल अपने नक्शे बदलकर चीन के कब्जे में आकर और चीन के विस्तारवाद का काम कर रहा है। सीमाओं पर चीन भी छेड़छाड़ करता रहता है। सक्षम और समर्थ भारत भी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत भी चाहिए। इसलिए अपना बनाएंगे, अपने की मार्केटिंग करेंगे, अपना ही हम खरीदेंगे, अपना ही बेचेंगे, अपने का ही उपयोग करेंगे, उसका गुण भी गाएंगे और दुनिया की मार्केट में भी बेचेंगे। इस तरफ भारत चलने लगा है। इतना ही नहीं है, भारत की 12 से अधिक स्कीम ऐसी हैं जिनमें जितने पर बटन दबता है उसका 100% ही नीचे पहुंचता है। अब वो शासन नहीं है 100 पर बटन दबेगा, 85 बीच में नेता और सब लोग खा जाएंगे, 15 जनता के पास जाएगा। और इसलिए धीरे धीरे करके सरकारी सेटअप में ये आदत बने कि वह जो तनख्वाह के अतिरिक्त और चीज़ों के अंदर भ्रष्ट रास्ता लेते हैं, ना समाज भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाए, ना सरकारी और प्रतिनिधि उसके रास्ते पर जाएं, ना ही राजनेता जाएं। ऐसा एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज के प्रति प्यार सद्भाव वाला वातावरण देश में बने, यह भी बड़ी ज़रूरत है। मैं आप सब जिस मिशन के लिए लगे हैं उसकी दृष्टि से भी कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बात अभी और कहूँगा। आज भारत में अगर ये जनसंख्या का घनत्व नहीं होता तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, अनपढ़ता और जॉब के लिए इधर से उधर घूमना और उसके अंदर बार बार अपमान सहना और शोषण वाली पगार मिलना, इससे हम मुक्त हो सकते थे, परंतु आज मुक्त होना चाहिए। जनसंख्या के असंतुलन के कारण देश में मजहबवाद भड़कता है। उस मजहबवाद के भड़कने पर समाज के अंदर खून खराबा होता है, दंगे होते हैं और संपत्ति के नुकसान होते हैं। इसी प्रकार से और हमने इस कोरोना महामारी के अंदर भी तबलीगी वायरस का वो कट्टरतापूर्ण, अशोभनीय, अमानवीय दृश्य देखा, जिसमें से आज वो कुछ संभले हैं और बदलने की कोशिश हो रही, परंतु ये भी होता है। इसलिए
जितने हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उतनी ही हमारी जनसंख्या का अनुपात रहे। अनुपात बिगड़ेगा तो देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, पलायन, इसके साथ साथ बीमारियां और इसके साथ साथ और भूख से तड़पता भारत बनता है, असुरक्षित भारत बनता है। इन मजबूरियों का उठाकर धर्मांतरण बढ़ता है। इन मजबूरियों का लाभ उठाकर और लोग शोषण करते हैं। इसलिए इन सब से मुक्त होना है। बेरोजगारी मुक्त, अनपढ़ता मुक्त, शोषण मुक्त, अपमान मुक्त, पलायन मुक्त, खतरों से और विदेशी षड्यंत्रों से मुक्त, असुरक्षा से मुक्त अगर भारत चाहिए जो हंसता खेलता प्रगति करता भारत हो, तो ज़रूरत है कि आज देश में जनसंख्या के संतुलन के लिए कानून तो शुरू से बना हुआ है, हम दो हमारे दो, परंतु यह प्रैक्टिस में नहीं है। कुछ लोग मजहबी कलर देकर इसको भड़का देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं मान लेना चाहिए वह शैतानी है, वो हिंदुस्तानी स्वभाव के नहीं है, वह कट्टरतावादी है। वह देश के अंदर सुख शांति खुशी खुशहाली, सब तालीम याफ्ता बने, सब तरक्की याफ्ता बने, सब रोजगार याफ्ता बने, सब मिलजुल कर रहें, धर्मों में शांति हो, धर्मों में आदर हो, ना कि धर्मांधता, कट्टरता, हिंसा और धर्मांतरण हो। जातियों में प्यार मोहब्बत हो, ना कि छुआछात हो। जेंडर में बेटी से महिला से भेदभाव और उसका शोषण ना हो, भ्रूण हत्या बलात्कार ना हो। तो इस प्रकार का इन सब बीमारियों से मुक्त होना है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जनसंख्या के संतुलन को भी स्थापित करना ही होगा। आज इस महामारी के बीच में से एक नया भारत, समर्थ भारत, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ, चीन की धमकियों से झुके नहीं, एक एक इंच खाली करता हुआ, नेपाल चीन के भड़काने से गलत रास्ते पर नहीं जाए। चीन एक विस्तारवाद है, हिंसा है। उसने आज की शताब्दी में भी बता दिया कि एक वायरस बनाकर पूरी दुनिया के लाखों लाख करोड़ों तक संकट में डाल दिए, लाखों को मौत के मुंह में डाल दिया। इसलिए वो अमानवीय भी है। उसका माल खरीदना यानी राक्षसी वृत्ति को बढ़ावा देना। इसलिए चीनी माल से खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं और चीनी माल का उपभोग नहीं करेंगे। इसलिए दुकानदारों से, व्यापारियों से मेरा अनुरोध है वह और चीज़ों के और जगह के भारत के बने हुए माल को खरीदें। हो सकता है वो खूबसूरत कम होगा, हो सकता है जितना सस्ता होना चाहिए नहीं होगा, परंतु इतना पक्का है कि वो चीनी माल जैसा घटिया भी नहीं होगा, उससे अच्छा होगा, टिकाऊ होगा। और इसलिए जैसे भारत सरकार ने कह दिया, जितने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैंटीन हैं, अर्धसैनिक बलों के कैंटीन हैं, इन सब पर अब भारत का बना हुआ उत्पाद ही बिकेगा, विदेशी माल नहीं बिकेगा। उन्होंने ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हैं। हम संकल्प लें कि हम और चीनी माल को खरीद कर बेचेंगे नहीं, और दूसरा संकल्प लें हम उसको खरीद कर उपभोग नहीं करेंगे। मैं कहा करता था अगर हिमालय को, भारत को सुरक्षित रहना है, तिब्बत को आज़ादी मिलनी है, ताइवान और हांगकांग में शोषण ना हो, तो इसके लिए चीन की आर्थिक रीढ़ पर चोट करना यह बहुत 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 ज़रूरी है। मानवता की रक्षा के लिए इन सब देशों की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगार, विकास फलता फूलता रहे, इसकी रक्षा के लिए भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, हो सके तो पीओजे का हिस्सा, श्रीलंका, मालदीव, इन्होंने एकजुट होकर समझना चाहिए चीन क्रूरता है, ड्रैगन का रूप है, विस्तारवाद है, विनाश है।
और भारत सबका सहायक है और पालक है। इस रूप में एक नए समीकरण का विचार और उभार होना चाहिए। और आप जिस मिशन को लेकर चले हैं कि जनसंख्या नियंत्रित के कानून का इन प्रैक्टिस लागू हो, वह थोड़ा हार्डन हो, उसके लागू होने की प्रक्रिया अधिक ठीक हो, समाज जागृत होकर स्वयं इस नियंत्रण के स्वभाव का बने। इसलिए समाज जागरण करते हुए समाज ने भी ये संकल्प लेना और संकल्प करवाना, यह किसी मजहब के लिए विरुद्ध नहीं है, किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, किसी दल के विरुद्ध नहीं है। यह सर्वथा 135 करोड़ भारतीय और हिंदुस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है। हर एक की सुरक्षा की गारंटी है, हर एक के विकास की गारंटी है, हर एक की शिक्षा की गारंटी है, हर एक के रोजगार की गारंटी है, हर एक के पलायन मुक्त होने की गारंटी है, हर एक के प्रॉपर पगार मिलने की गारंटी है, हर एक के शोषण से मुक्ति की गारंटी है। और इस प्रकार से इन बातों का विचार करें और मुझे पूरा विश्वास है एक नए भारत के उदय का जो युग प्रारंभ हुआ है। सारा विश्व देख रहा है कि आने वाले समय में कौन से विकास के एलिमेंट्स बनेंगे। अभी आर्थिक मंदी का दौर आएगा, दुनिया को समझ नहीं आ रहा वो कैसे निकलेगी, पर भारत ने आर्थिक मंदी के दौर से निकलने के लिए आत्मनिर्भर भारत का खाका दिया। इसी प्रकार से हम आत्मसमर्थ शक्तिवान हैं। और चीन कैलाश मानसरोवर छोड़े, नेपाल मित्रवत आए, चीन के भड़कावे में आकर अपने सर्वनाश की तरफ नहीं बने। पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूटने की तरफ बढ़ रहा है, टूटकर बिखरेगा। और पीओजेके को भारत का था, है और होना ही है। और इस प्रकार से आतंक मुक्त, माओइज़्म मुक्त, सीमाओं पर चीन पाकिस्तान आदि की दखल से मुक्त, और देश और कल अगर चीन को नहीं रोका और समझा गया तो वह नेपाल को हड़पेगा, पाकिस्तान को हड़पेगा। भारत के लिए एक नया स्वतंत्रता संग्राम का युग शुरू होगा, एशिया और विश्व में हाहाकार होगा। इसलिए इस चुनौती को भी साथ साथ समझना, ऐसा ना हो कि हम सिंगल चुनौती के लिए तो समर्पित हो जाएं, फिर बाकी देश का बेड़ा गर्क हो और अपना भी गुलामी आ जाए। ऐसा नहीं है। इसलिए जो काम है उस काम के प्रति जागरूक रहना, पर बाकी सबको अनदेखा नहीं करना, उनके प्रति भी जागरूक रहना। इसी विश्वास के साथ इन 3-4 महीने के अंदर इस बीमारी से जूझते हुए संयम रखें, हाहाकार में नहीं मचे। और कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसके कारण भूखमरी गरीबी फैलकर देश में हाहाकार मचेगा। हम सब ईश्वर विश्वासी होकर अपने अपने कर्म से जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उसको भी रोटी दें और स्वयं भी संयमित रोटी का और सेवन करें। जब ये अनलॉक बढ़ता जाएगा तो उसमें पेट्रोल व्यय कम हो, बाहर की अनाप शनाप बिक्रियाँ बंद हो, इधर उधर का बेहिसाब बे टाइम खाते पीते रहना और बीमार होते रहना, इससे हम बचें। और इस प्रकार के संकल्पों के साथ आप सब कार्यकर्ता दिन रात एकजुट होकर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को इस कार्यक्रम के सुंदर भव्य आयोजन के लिए बहुत 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 बधाई देता हूँ। और आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपने सुना, मुझे पूरा विश्वास है इसको आप इन प्रैक्टिस जिएंगे और इसी के साथ आगे छोटे छोटे संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। नए भारत का निर्माण होगा, भारत बनेगा, विश्व को बचाएंगे। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर आप सब काम करें। एक हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सबको बहुत 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 बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।